अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए करने को कहा है। बता दें कि एम्स का सर्वर चारशुम्बा यानी 23 नवंबर को रैंसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इससे अस्पताल की खिदमत बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। अस्पताल की OPD और IPD में आने वाले मरीजों का इलाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्वर ठप होने की वजह से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल खिदमत भी मुतासिर रही हैं। हालांकि इन सभी खिदमत को मैनुअल तौर पर चलाया जा रहा है। जराये के मुताबिक डेटा हैक में इंटरनेशनल साइबर क्राइम का कनेक्शन होने का अंदेशा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये साइबर टेरर से जुड़ा मामला है। जुमेरात को FIR दर्ज की गई है। दिल्ली एम्स का सर्वर चारशुम्बे की सुबह 7 बजे से डाउन है, जिसे करीब 48 घंटे बाद भी रिकवर नहीं किया जा सका। इसके चलते अस्पताल में मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इंडस फेस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर महीने हेल्थ केयर सेक्टर पर लगभग 3 लाख साइबर हमले होते हैं। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइबर हमले हैं। अमेरिकी हेल्थ सेंटर पर हर महीने लगभग 5 लाख साइबर अटैक होते हैं। दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल जैसा एक और वाकया पेश आया और यह कत्ल मां बेटे ने मिलकर किया। इस मामले में गैर कानूनी ताल्लुकात को वजह बताई जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एक खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि बेटे ने मां के साथ मिलकर बाप का कत्ल किया और फिर लाश को काट कर फ्रिज में रखा। मुलजिम मां बेटे ने मिलकर मुख्तलिफ दिनों में लाश के टुकड़ों को आधी रात के बाद चांद सिनेमा के बिलमुकाबिल ग्राउंड में ठिकाने लगा दिए। पांडुनगर में रहने वाले अंजन दास का कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया था। इसके बाद लाश के टुकड़ों को पांडुनगर और मशरकी दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया गया। कत्ल का यह अंदोलनाक वाकया मां बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मशरकी दिल्ली में इंसानी जिस्म के आज़ा का मामला हल किया। इस कत्ल के बारे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि दिल्ली के पांडुनगर में क्राइम ब्रांच ने खातून और उसके बेटे को उसके शोहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। उन्होंने लाश को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा था और फिर करीबी खेत में फेंका। इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात है, इसकी तहकीकात की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुलजिम मां बेटी पूनम और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल होने वाले शख्स का नाम अंजन दास है। मुलजिमीन ने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े जहां फेंके थे उन जगह से उन टुकड़ों को जमा किया जा रहा है और जांच की जा रही है। बेंगलुरु में एक टेक्नीशियन ने अपनी 2 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास बच्ची को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। बच्ची की जान लेने के बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बच गया। ये वाकया 15 नवंबर का है। बच्ची की लाश 16 नवंबर को कोलार के केंदती गांव की झील में मिली। इस झील के किनारे पुलिस को एक नीले रंग की कार भी मिली थी। इसे देखकर गांव के लोगों ने कोलार पुलिस को इतला दी। इस इतला की बुनियाद पर पुलिस ने वालिद की तलाश शुरू की, जिसके बाद 16 नवंबर को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुलजिम बाप को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा अब हुआ है। मुलजिम की पहचान 45 साल के राहुल परमार के नाम से हुई है। वो गुजरात का रहने वाला है और 2 साल पहले अपनी बीवी भव्या के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। 15 नवंबर से वो अपनी बेटी के साथ लापता था, जिसकी शिकायत उसकी बीवी ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो बेटी को स्कूल ले जाने के बहाने घर से निकला था। वो खुद को मारना चाहता था, लेकिन बेटी के सामने होने के चलते वो फैसला नहीं ले पा रहा था। वो पूरे दिन बेंगलुरु और कोलार के आसपास चक्कर लगाता रहा। शाम को झील के पास कार रोककर वो बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। उसने घर लौटने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसे डर सता रहा था कि अगर वो घर लौटा तो कर्ज देने वाले उसे परेशान करेंगे। झील के पास एक दुकान से अपनी बेटी के लिए चॉकलेट और बिस्किट खरीदे, लेकिन बेटी दोपहर से भूखी थी, इसीलिए वो रोती रही। राहुल के पास बच्ची को कुछ और खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बच्ची के साथ जान देने का फैसला किया। पहले वो बहुत देर तक बच्ची के साथ खेलता रहा, फिर उसे बहुत देर तक गले लगाए रखा। गले लगाते हुए उसने बच्ची का दम घोट दिया और उसकी लाश के साथ झील में कूद दिया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद उसने ट्रेन से कटकर जान देने की ठानी। वो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अगले दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक राहुल पिछले 6 महीने से बेरोजगार था और उसे अपने बिटकॉइन बिजनेस में भी भारी नुकसान हुआ था। उसने अपने बेंगलुरु वाले घर के सामने के
घर से सोने के जेवरात चोरी होने की शिकायत भी लिखवाई थी। वो लगातार पुलिस स्टेशन जाकर मामले की जानकारी लेता था। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद पता चला कि राहुल ने खुद ही अपने घर से जेवर चुराए थे और उन्हें गिरवी रख दिया था। इसके बाद उसने पुलिस के पास झूठी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में उसे थाने आने को कहा था, लेकिन उसके पहले ही उसने बेटी का कत्ल कर दिया। पुलिस का मानना है कि चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के मामले में कार्रवाई के डर की वजह से उसने अपनी बेटी की जान ले ली। कर्नाटका के उडुपी में एक कॉलेज टीचर ने मुस्लिम तालिब इल्म का तकाबुल एक दहशतगर्द से किया, जिसके बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीचर ने उस तालिब इल्म से उसका नाम पूछा। जब उसने नाम बताया तो टीचर ने कहा कि ओह, तुम तो कसाब जैसे हो। स्टूडेंट ने टीचर के इस कमेंट पर पलटवार किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वाकया जुमे के रोज मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। इस दौरान बाकी स्टूडेंट चुपचाप बैठे दिखाई दिए। स्टूडेंट ने टीचर के कमेंट्स पर कहा कि 26/11 कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है। इस मुल्क में मुसलमान होना और रोजाना ऐसी बातों को सुनना मजाक नहीं है। आप मेरे मजहब के बारे में मजाक नहीं कर सकते, वो भी ऐसा नीचा दिखाने के तरीके से। ये कोई मजाक नहीं है। जब स्टूडेंट गुस्से में आ गया तो टीचर ने मामला संभालते हुए उससे कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। इस पर स्टूडेंट ने पूछा कि क्या आप अपने बेटे से ऐसे बात करेंगे? क्या आप उसे भी ऐसे टेररिस्ट के नाम से बुलाएंगे? इस पर टीचर ने कहा ना कहा। तो स्टूडेंट ने आगे कहा कि अगर आप अपने बेटे को टेररिस्ट नहीं बोल सकते तो मुझे कैसे बोल सकते हैं, वो भी इतने लोगों के सामने। आप प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं। टीचर के सॉरी कहने पर स्टूडेंट ने कहा कि आपके सॉरी से ना तो आपकी सोच बदलेगी और ना ही यहाँ आपका तौर तरीका बदलेगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंस्टीट्यूट ने टीचर को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। स्टूडेंट की काउंसलिंग भी कराई गई। इंस्टीट्यूट ने एक बयान देकर कहा कि हम ऐसे बर्ताव को माफ नहीं करते। इस इंस्टीट्यूट में ये एक ऐसा अकेला मामला है जिसे हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करेंगे। Being a Muslim in this country and facing all this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. But how can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. You can't call me that. Sorry. Right? The story doesn't change how you think or how you portray yourself here. Religion is done in such a terrible manner. वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मामले में अलग अलग अर्जियों पर समाअत का सिलसिला लगातार जारी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे का हुक्म दिए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला महफूज रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज मरकजी हुकूमत को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की जानिब से तजवीज़ किए गए जजों के नामों को क्लियर करने में हुकूमत जितनी देर लगा रही है, उससे जजों की अपॉइंटमेंट के तरीके में खलल पड़ा है। पूरा प्रोसेस इससे मुतासिर हो रहा है। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पूरे होने की टाइमलाइन तय की थी। ये डेडलाइन इसलिए दी जाती है ताकि इस पर अमल किया जा सके। कुछ दिन पहले वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने एक टीवी चैनल की समिट में कहा था कि भारत का आइन सभी के लिए एक मजहबी दस्तावेज है, खासकर हुकूमत के लिए। कोई भी चीज़ जो सिर्फ कोर्ट या कुछ जजों के लिए लिए गए फैसले के चलते कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस फैसले का देश तायद करेगी? कॉलेजियम सिस्टम आइन के लिए है। जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेसी एक्ट को पास ना किए जाने से हुकूमत नाराज है। जस्टिस कौल ने कहा कि कई बार कानून पास हो पाते हैं और कई बार नहीं हो पाते, लेकिन कानून पर अमल ना करने के लिए ये कोई बहाना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वर्ली में वाक़ 114 साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग को मुनहदिम करने के हुक्म पर अगले साल 9 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि उबूरी हुक्म जारी करते हुए इस मामले की समाअत 9 फरवरी को की जाएगी। बेंच ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 के हुक्म पर उबूरी रोक लगा दी, जिसमें ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग को गिराने की इजाजत दी गई थी। ये मामला वेंकट रमानी ने बेंच के सामने
स्पेशल मेंशन के दौरान उठाया। उन्होंने जल समात और कुछ अबूरी इकदाम की दरखास्त की थी। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त को कबूल करते हुए चीफ जस्टिस की सरबराह वाली बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म पर 9 फरवरी 2023 तक रोक लगाते हैं। हम इस मामले की अगली समात 9 फरवरी को करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छठे दिन आज सुबह इंदौर से मध्य प्रदेश के बरौली गांव की तरफ रवाना हुई। उनके साथ कांग्रेस के दर्जनों सीनियर कायदीन और अफसरान के अलावा हजारों कारकुन भी मौजूद थे। इंदौर में एक रात आराम के बाद राहुल गांधी ने आज सुबह गणपति चौक से अपनी पदयात्रा शुरू की। यात्रा दोपहर जैन रोड पर वाक़ बरौली गांव पहुंची। राहुल गांधी बरौली गांव में ही दोपहर 1 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। इंदौर के राव इलाके के एमएलए और साबिक वजीर जीतू पटवारी मुसलसल उनके साथ यात्रा में नजर आए। राहुल गांधी ने आज साइकिल सवारी का भी लुत्फ उठाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने उनकी छवियां यानी इमेज को खराब करने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें नुकसान होने के बजाय इससे फायदा हो रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा तवील भारत जोड़ो यात्रा के 22वें दिन पीर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने अब तक उनकी इमेज को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए जाए किए हैं। इसमें बीजेपी के लिए बड़ा मसला यह है कि इतना खर्च करने के बावजूद उनकी इमेज खराब होने के बजाय बेहतर हो रही है और बीजेपी की इस कोशिश से उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़े तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल टैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप
बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है। ठीक है? और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझने लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अगर आप कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। गुजरात में मुहिम के लिए पहुंचे खड़गे ने सूरत की एक रैली में खुद को अछूत और वजीर आजम को झूठों का सरदार बताया। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है क्या? अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, दो बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी बहुत तरक्की करने का दावा करती है, लेकिन इंतखाबी तशकीर के दौरान उसके कायदीन के बयानात नफरत से भरे होते हैं। ये बयानात ऐसे होते हैं जो समाज को फिरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर जय नारायण व्यास के कांग्रेस में शामिल होने के बाद खड़गे ने अहमदाबाद में मीडिया को मुखातिब करते हुए ये बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान की तरक्की का खाका तैयार किया और जो पार्टी हाल ही में इख्तिदार में आई वो सियासी मुखालिफिन पर हमला करने के लिए सिर्फ एक जबान जानती है, उसके पास मुल्क को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं है। वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते हो, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब भाई ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है, जुमला है।
जुमले तो बहुत है, लेकिन ये उनका हर जगह हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना जिन्हें बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है, उसका फल आप भोगते हैं। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल्स छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते। उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते हैं। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं ये गुजरात के सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान पथराव होने की खबर है। पथराव के चलते उनका रोड शो कुछ देर के लिए रुका। हालांकि ये पत्थर किसने फेंका इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पथराव के बीच अरविंद केजरीवाल अपनी कार के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई तो दोबारा आकर रोड शो करने लगे। केजरीवाल काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए थे। इस दौरान केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पिछले 27 सालों में बीजेपी ने तरक्की के काम किए होते तो आज पथराव करने की नौबत नहीं आती। मैं देख रहा हूं बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है कि नहीं है। पति अपना कमा के लाता है, महिला के हाथ में रखता है, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कैसे घर का खर्चा चलाएं। मैं आज अपनी सारी बहनों को, माताओं को, सबको कहना चाहता हूं, सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। 1 मार्च से गुजरात के बिजली के बिल आपके 0 आया करेंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च से गुजरात के अंदर भी 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली का बिल 0 आएगा। इससे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी बहन जी? बिजली का बिल 0 करने से 2-3 हजार रुपए महीना तो बच ही जाएगा सबका। जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार हमारा तर्ज ज़िंदगी है। हिंदुस्तान ने अपने आइन के ज़रिए जमहूरियत की मजबूती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। इन ख्यालात का इज़हार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लोकसभा सेक्रेटेरिएट के ज़ेर एहतमाम 36वें पार्लिमानी इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी रिवायात और सकाफत ज़िंदगी के तमाम शोबों में जमहूरी उसूलों की पैरवी करती है। हमारे आइन के बानियों ने हमारे लोगों की तकदीर की रहनुमाई के लिए पार्लिमानी जमहूरियत का फैसला किया, क्योंकि ये हुक्मरानी की बेहतरीन शक्ल है और इब्तिदा से ही हिंदुस्तान दूसरे ममालिक के लिए पार्लिमानी जमहूरियत का रहनुमा रहा। हिंदुस्तान के तनों का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि ये तनों हमारी ताकत है और हमारी जमहूरियत इसी पर परवान चढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आइन होने के अलावा हिंदुस्तानी आइन ने जमहूरी नज़रिया से वाबस्तगी के जरिए हिंदुस्तान के तनों और जमहूरियत को एक साथ रखा है। उन्होंने कहा कि 17 से ज़्यादा आम इंतखाबात और 300 से ज़्यादा रियासती इंतखाबात में इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत और आइनी निज़ाम की मजबूती की अक्कास है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान मौजूदा दहाई के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा और कारीगर हिंदुस्तानी सकाफत के मीनार हैं। यहाँ मुनक़िदा शिल्पगुरु और कौमी अवार्ड तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए धनकर ने कहा कि कारीगर दुनिया में हिंदुस्तान की विरासत के सफ़ीर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। आप
संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. On account of this creativity, Indian handicrafts are most sought after. चीन में सियासी आज़ादियों और कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन को खत्म करने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक चीन के अहम शहरों में हजारों अफराद ने जामियात के सामने लॉकडाउन खत्म करने और सियासी आज़ादी देने के लिए मुजाहरे किए, जहां 1989 में जमहूरियत पसंदों की तरफ से निकाली गई रैलियों को कुचलने के बाद पहली बार मुजाहरे शुरू हुए हैं। शुमाल मगरबी चीन के इलाके अरुमची में गुज़िश्ता हफ्ते एक मुहलिक आग से अवामी रद्दअमल सामने आया, जहां बहुत से लोगों ने कोरोना वायरस से मुतालिक लॉकडाउन को रेस्क्यू अमल की कोशिशों में रुकावट बनने का जिम्मेदार ठहराया। एक दिलचस्प खबर, मिस्र में एक शख्स ने बेटी की शादी की तकरीब में माइक पर अचानक बीवी को तलाक मुबारक का ऐलान करके हाज़रीन को शजदर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के दुमियात गवर्नरी में एक शख्स ने बेटी की शादी के रोज हॉल में ही बीवी को तलाक देने का ऐलान कर दिया। सबको इससे हैरत हुई। मिस्री ने माइक पर बेटी को शादी मुबारक और बीवी को तलाक मुबारक कहते हुए बेटी की शादी वाले रोज बीवी को तलाक दे दी। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कल यानी 29 अक्टूबर को ईरान और अमेरिका के दरमियान फीफा आलमी कप में मुकाबला है और इससे पहले ईरान की फुटबॉल फेडरेशन ने इतवार को अमेरिकी फुटबॉल की जानिब से इस्लामी जमहूरिया के झंडे से लफ्ज अल्लाह को हटाने के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि दोनों के दरमियान ये मुकाबला सिर्फ फुटबॉल के मैदान में नहीं हो रहा है बल्कि सियासी मैदान पर भी खेला जा रहा है। अमेरिका ने जहां ईरान के झंडे के साथ सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ की है, इसके जवाब में ईरान ने फीफा से मुतालबा किया है कि अमेरिकी टीम को इस कदम के लिए आलमी कप से बाहर कर दिया जाए। ईरान में 22 साला कुर्द ईरानी खातून महसा अमीनी की हिरासत में हलाकत के बाद 2 माह से ज्यादा के मुजाहरे हुए। इसको लेकर ईरानी फुटबॉल टीम ने अपने पहले मैच में बतौर एहतजाज कौमी तराना नहीं गाया था। अब एक और खबर फुटबॉल से जुड़ी हुई। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में मराकश की बेल्जियम के खिलाफ 0-2 से जीत के बाद बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में तशद्दुद फूट पड़ा। पुलिस ने इससे निपटने के लिए पानी की तोपों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज बहुत से फुटबॉल शायकीन ने दुकानों के शीशे तोड़ दिए, आतिशबाजी की और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तकरीबन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीर के रोज एक ओवर में रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए। ये कारनामा लिस्ट ए क्रिकेट में पहली बार हुआ। इतना ही नहीं, गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र के लिए नॉट आउट 220 रन भी बना डाले। मैच में महाराष्ट्र की कप्तानी कर रहे गायकवाड़ ने इनिंग्स के 49वें ओवर में 7 छक्के मारने की ये कामयाबी हासिल की। ये ओवर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवराज सिंह ने फेंका था। अमेरिका के मेलिबो इलाके में खतरनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक चोरी की कार पिकअप से टकरा गई और पिकअप सामने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े बाइक सवार से जा टकराई। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। इसे देखने से लग रहा है कि तीनों गाड़ियों पर सवार लोग शायद ही बच्चे हों, लेकिन इसमें सिर्फ कार सवार की मौत हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रेड लाइट पर एक बाइक सवार बेफिक्री से खड़ा है। उसके बाएं तरफ से सड़क से एक तेज रफ्तार कार आती है। सामने से एक पिकअप आ रही है। कार पिकअप के पिछले हिस्से से टकराती है।
इससे दोनों व्हीकल्स के टुकड़े हवा में उछलते दिखते हैं। पिकअप बहक जाती है और सामने खड़ी बाइक सवार से टकराती है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।